टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में लिखिएगा श्रमिकों के मजदूरी संबंधी कानून। श्रमिकों के मजदूरी संबंधी कानून। टॉपिक नंबर 4 में आपका दिया हुआ है श्रमिकों के मजदूरी संबंधी कानून। इसमें एक एक कानून के बारे में हम देखते चलेंगे। ठीक। टॉपिक नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें श्रमिकों और जो कारखाने हैं या सरकार है उनके बीच में संबंध किस तरीके का दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल दीजिए, श्रम अधिनियम या श्रम कानून श्रम अधिनियम या श्रम कानून के अंतर्गत श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं ऑब्लिक स्लैश स्लैश या ऑब्लिक ट्रेड यूनियन ऑब्लिक सरकार। रोजगार प्रदाताओं ऑब्लिक ट्रेड यूनियन ऑब्लिक सरकार के मध्य संबंधों को दर्शाते हैं। के मध्य संबंधों को दर्शाते हैं। ठीक। अब सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला जो श्रम संबंधी कानून है टॉपिक नंबर 4 में, उसको लिख लीजिएगा, मजदूरी संदाय अधिनियम। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। इस अधिनियम में कुछ चीजों को पहले परिभाषित किया गया है। इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड है उपयुक्त सरकार। उपयुक्त सरकार। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में कुछ चीजों को, कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें सबसे पहली परिभाषा है उपयुक्त सरकार। डैश करके या इक्वल करके लिख लीजिएगा उपयुक्त सरकार में कौन से किन चीजों को शामिल किया गया है। जिसके नियंत्रण के अंतर्गत इस कानून का समय और क्षेत्र आता है। जिसके नियंत्रण के अंतर्गत इस कानून का समय और क्षेत्र आता है।
नेक्स्ट, इस अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको बस नोट करते चलिएगा। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु, मजदूरी संदाय अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको नोट करते चलिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, नियोक्ता श्रमिकों द्वारा कमाई गई मजदूरी को रोक नहीं सकते। नियोक्ता श्रमिकों द्वारा कमाई गई मजदूरी को रोक नहीं सकते और न ही अनाधिकृत कटौती कर सकते हैं, और न ही अनाधिकृत कटौती कर सकते हैं। जहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज पॉइंट नोट करते चलिए। ठीक, नियोक्ता मतलब जिन्होंने उनको हायर किया है या जो मालिक हैं उनकी बात की जा रही है। नियोक्ता श्रमिकों द्वारा कमाई गई मजदूरी को रोक नहीं सकते और उनमें कोई अनाधिकृत कटौती नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, विनिर्दिष्ट दिन समाप्त होने से पूर्व। सेकंड पॉइंट है, विनिर्दिष्ट दिन समाप्त होने से पूर्व भुगतान किया जाना आवश्यक है। विनिर्दिष्ट दिन समाप्त होने से पूर्व भुगतान किया जाना आवश्यक है। यहां पे विनिर्दिष्ट दिन कहने का मतलब है कि वो फिक्स डेट, जिस डेट पर सैलरी देने का वादा किया जाता है या जो जिस डेट पे सैलरी आती है। ठीक है, विनिर्दिष्ट दिन समाप्त होने से पूर्व भुगतान किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी प्रकार का जुर्माना, यदि मजदूरों से कोई गलती हो जाती है और उन पर जुर्माना लगाया भी जाता है तो उसकी बात की जा रही है। किसी भी प्रकार का जुर्माना, किसी भी प्रकार का जुर्माना मजदूरी के 3% से अधिक नहीं होगा। किसी भी प्रकार का जुर्माना मजदूरी के 3% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान में विलंब या गलत कटौती, भुगतान में विलंब या गलत कटौती के विरुद्ध मजदूर द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष, मजदूर द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में 18,000 रुपए प्रति माह, वर्तमान में 18,000 रुपए प्रति माह तक वेतन लेने वाले, 18,000 रुपए प्रति माह तक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस अधिनियम के अंदर या इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान में 18,000 रुपए प्रति माह तक लेने वाले या वेतन लेने वाले कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक, ये
आपका 1936 का कुछ प्रोविजंस है उसके बारे में था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है या जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कानून है वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, उसको बस नोट करते चलिएगा। सबसे पहला है, यह अधिनियम सरकार को शक्ति देता है। यह अधिनियम सरकार को शक्ति देता है कि वह विनिर्दिष्ट रोजगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सके। यह अधिनियम सरकार को शक्ति देता है कि वह विनिर्दिष्ट रोजगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सके। ठीक, जैसे कि मनरेगा में एक फिक्स्ड मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेस हैं जो कि दिए जाते हैं, उसी तरीके से अलग अलग कामों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी शामिल की जा सकती है। जैसे कि सरकारी रोजगारों में भी वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी दर जो है मिनिमम एक फिक्स स्केल कर दिया गया है कि 18,000 से कम किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। उपयुक्त कानून की समीक्षा अधिकतम 5 वर्ष में की जानी चाहिए। अधिकतम 5 वर्ष में की जानी चाहिए। एक बार अगर कोई मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी गई है तो चाहे तो उसको हर साल रिव्यू कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 5 साल के अंदर उसको रिव्यू करके फिर नए सैलरी के बारे में डिस्कस किए जाने का प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के द्वारा 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। ठीक, अब इसमें से आपको 2-3 पॉइंट जो कि फैक्ट बेस्ड हैं वो पूछे जा सकते हैं। पहला कि अधिकतम कितने समय में समीक्षा की जानी चाहिए, जो पुराना सैलरी है या पुराना जो वेतन है उसकी समीक्षा कितने समय में की जानी चाहिए, तो अधिकतम 5 वर्ष में। और नेक्स्ट पॉइंट, आपको कितने रोजगारों को अनुसूचित किया गया है या शेड्यूल में रखा गया है, तो टोटल 40 रोजगार है जिसको कि लिस्ट किया गया है। ठीक, नेक्स्ट एक नए कानून के बारे में या एक नया एक्ट है उसके बारे में नोट कर लीजिएगा। बोनस संदाय अधिनियम
संदाय अधिनियम 1965। बोनस संदाय अधिनियम 1965। ठीक, बोनस का मतलब सभी को पता है, आपके सैलरी के अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है या कारखाना है, उसको आपके वहां मौजूद होने से कुछ फायदा हो रहा है। ठीक, आपके श्रम की वजह से जो लाभ उठा रही है उसको कंपनी बोनस के फॉर्म में आपको साल में एक बार प्रोवाइड कर सकती है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है, बोनस अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। बोनस अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 20 या इससे अधिक जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। 20 या इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। सेकंड पॉइंट, ऐसे सभी फैक्ट्री जहां 10 या उससे अधिक जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, पहला था ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां पे 20 या इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। दूसरा, ऐसे कोई भी फैक्ट्री जहां पे 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बोनस के अंतर्गत बोनस के अंतर्गत बोनस के अंतर्गत मजदूरी का न्यूनतम 8.33%, मजदूरी का न्यूनतम 8.33% या अधिकतम 20%, अधिकतम 20% बोनस का प्रावधान है। अधिकतम 20% बोनस का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत वेतन सीमा 21,000 रुपए, 21,000 रुपीज। इसके अंतर्गत वेतन सीमा 21,000 रुपए निर्धारित है। 21,000 रुपए या उससे कम अगर कोई कर्मचारी कमा रहा है, उसको इस बोनस एक्ट के अंदर इस परसेंट के अंदर 8.33 से लेकर 20% तक बोनस का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, वेतन 21,000 रुपए निर्धारित है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी को कम से कम 30 दिन कर्मचारी को कम से कम 30 दिन काम करना जरूरी है। 30 दिन काम करना जरूरी है। कोई ऐसा फैक्ट्री या कोई ऐसी कंपनी जहां पे किसी व्यक्ति ने एक साल के अंदर कम से कम अगर 30 दिन काम कर लिया है,
उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है बोनस लेने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसी बोनस एक्ट के अंदर यहां पे मैक्सिमम कैप, कैप कहने का मतलब है अधिकतम सीमा, कैप या अधिकतम सीमा 7,000 रुपए, 7,000 रुपए या इससे कम, इससे कम मजदूरी निर्धारित है। 7,000 रुपए या इससे कम मजदूरी निर्धारित है। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति को 21,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो उसको बोनस कितने पर मिलेगा? 7,000 रुपए पर। यदि व्यक्ति को 5,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो उसको बोनस कितने पे मिलेगा? 5,000 रुपए पर। ठीक है, मतलब उसकी सैलरी कितनी भी हो उसको अधिकतम 7,000 रुपए तक पर बोनस मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, बोनस केवल, बोनस केवल सैलरी या तनख्वाह पर ही दिया जाएगा। बोनस केवल सैलरी या कॉमा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो तनख्वाह पर दिया जाएगा। बोनस केवल सैलरी या तनख्वाह पर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पे सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा अपने जेब से खर्च कर रहे होते हैं उनके लिए उनको महीने में एक बार जो अपना बिल अटैच करते हैं उसके साथ उनको सारा कंपनसेशन मिल जाता है, जैसे कि पेट्रोल का, ट्रेवलिंग का, कहीं बाहर स्टे कर रहे हैं उसका, मोबाइल खर्च, वो सारा कुछ उनको महीने में एक बार मिल जाता है। तो उन चीज़ों के ऊपर बोनस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक, कंपनी जो उनको एक फिक्स सैलरी प्रोवाइड कर रही है, मान लो किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए सैलरी और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव या एक्स्ट्रा खर्च दिए जाते हैं, तो उनको सिर्फ 20,000 रुपए पर बोनस मिलेगा। वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं उस पर कोई बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय वर्ष समाप्ति के, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 8 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर बोनस दिया जाना अनिवार्य है। 8 महीने के अंदर बोनस दिया जाना अनिवार्य है। इसी में ही कंटिन्यू कीजिएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में, किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद समाप्त होने के 1 माह के अंदर, विवाद समाप्त होने के 1 माह के अंदर बोनस का भुगतान अनिवार्य है। बोनस का भुगतान अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम का पालन न करने की स्थिति में, इस अधिनियम का पालन न करने की स्थिति में 6 माह की जेल, 6 माह की जेल अथवा 1,000 रुपए का जुर्माना, इस अधिनियम का पालन न करने की स्थिति में 6 माह की जेल अथवा 1,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों, अथवा दोनों का प्रावधान है, अथवा दोनों का प्रावधान है। ठीक, अब इसमें से जो जो आपके काम के फैक्ट हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले बोनस एक्ट कहाँ कहाँ पे, किन जगहों पे लागू होगा, कितने मेंबर्स या कितने मजदूर, कितने कर्मचारी होने चाहिए, वहां पे इसको पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है इसकी सीमा कितनी रखी गई है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना परसेंट। उसके अलावा कैप कितना लगाया गया है, किस आपको वेतन पर बोनस दिया जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम, इसके बारे में देख लीजिएगा। और उसके बाद में वित्तीय वर्ष समाप्ति के कितने समय के अंदर आपको वेतन दे दिया जाना चाहिए, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो पेनल्टी है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, पेनल्टी में क्या क्या शामिल है। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स थे आपके बोनस एक्ट के बारे में। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट एक्ट के बारे में है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया उसको वहां से शुरू करते हुए इसमें क्या क्या पॉइंट्स है इसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, आप इसको पहले भी नोट कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में। सबसे पहला पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें महिला और पुरुष को, महिला और पुरुष को समान प्रकृति के कार्य, महिला और पुरुष को समान प्रकृति के कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। समान प्रकृति के कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई कानून, यदि कोई कानून 1976 के अधिनियम का या 1976 के अधिनियम के विपरीत बन जाए, यदि कोई कानून या यदि कोई अधिनियम 1976 के अधिनियम के विपरीत बन जाए तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम ही लागू होगा। ऐसी स्थिति में 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम ही लागू होगा। इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ओवर राइडिंग इफेक्ट। ठीक, एक वर्ड है यहां पे ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट। ठीक, ओवर राइडिंग इफेक्ट किसको कहा जा रहा है? ये एक ऐसा कानून है जिसमें कोई अगर नया कानून जो इस समान पारिश्रमिक अधिनियम के खिलाफ या इसके कुछ प्रोविजंस को उल्लंघन करने वाला कोई कानून अगर बन जाए सरकार से, तो उस कानून को लागू न करके इसी समान पारिश्रमिक अधिनियम के बिंदुओं को लागू किया जाएगा। इसी को कहा जा रहा है ओवर राइडिंग इफेक्ट। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 1976 का एक्ट या अधिनियम, 1976 का अधिनियम
केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा लागू किया जा सकेगा। केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा लागू किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई ऐसी परिभाषा जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, कोई ऐसी परिभाषा जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट (1947) उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के आधार पर, यहां पे है, नोट कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। ठीक, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके समान पारिश्रमिक अधिनियम में। सबसे पहला है आपका, किस आर्टिकल से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, आर्टिकल नंबर 39 में, और दूसरा है ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब कोई ऐसा कानून जो समान पारिश्रमिक अधिनियम का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होगा, उस समय भी केवल यही कानून लागू किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, इस कानून की समीक्षा के लिए एक एडवाइजरी बॉडी या एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। एडवाइजरी बॉडी या एडवाइजरी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 10 सदस्य तक शामिल हो सकते हैं, जिसमें 10 सदस्य तक शामिल हो सकते हैं, तथा आधे सदस्य महिला होना अनिवार्य है। आधे सदस्य महिला होना अनिवार्य है। आधे सदस्य महिला होना अनिवार्य है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है, सदस्यों का नामांकन सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक, एडवाइजरी बॉडी के बारे में जितना लिखना था हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम की बात हो रही है, इस अधिनियम को लागू करने के लिए तथा विवादों का निपटारा करने के लिए एक श्रम अधिकारी, विवादों का निपटारा करने के लिए एक श्रम अधिकारी होगा, जिसके पास
CPC 1908 सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल अधिकार होंगे। CPC 1908 के तहत सिविल अधिकार होंगे। श्रम अधिकारी के पास ये सिविल अधिकार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है CPC लेबर इंस्पेक्टर या श्रम अधिकारी के बारे में ही। लेबर अधिकारी या श्रम अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय श्रम अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध श्रम अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। श्रम अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। इसी में ही कंटिन्यू कीजिएगा। विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसमें अधिकतम कितना समय लिया जा सकता है तो 30 और 30 मिला के आपका 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम का पालन न करने पर इस अधिनियम का पालन न करने पर 1 माह की जेल 1 माह की जेल और 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। ठीक, समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले कि ये किस एक्ट को सपोर्ट करता है या किस एक्ट के द्वारा या किस अनुच्छेद के द्वारा इसको लाया गया है, तो आर्टिकल नंबर 39। इसके बाद में ओवरराइडिंग इफेक्ट, उसके बाद में केंद्र और राज्य दोनों को इससे संबंधित शक्तियां हैं, उसके बाद में एडवाइजरी कमेटी कितने सदस्य होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, उसके बाद में श्रम अधिकारी के द्वारा जो दिए गए निर्णय है कितने दिन तक उसको चैलेंज किया जा सकता है, अधिकतम कितना दिन लिया जा सकता है, 30 और 30 मिला करके ये 60 दिन हो जाएगा, और पेनल्टी का प्रोविजन क्या क्या किया गया है। ठीक है, 1 माह की जेल और 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक, ये था आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा ठेका श्रम अधिनियम ठेका श्रम अधिनियम 1970। ठेका श्रम अधिनियम 1970। ठेका श्रम अधिनियम 1970। इसमें सबसे पहले एक पॉइंट नोट कीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है। इस कानून का उद्देश्य ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले मजदूरों इस कानून का उद्देश्य ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले मजदूरों
को शोषण से बचाना और उनके हितों की रक्षा करना है। और उनके हितों की रक्षा करना है। ठीक, अब इस कानून के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, यदि यदि नियोक्ता, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मालिक, यदि नियोक्ता या मालिक ठेकेदार के जरिए मजदूरों को काम पर रखता है, यदि नियोक्ता या मालिक ठेकेदार के जरिए मजदूरों को काम पर रखता है, तो मालिक को पंजीकृत होना आवश्यक है। मालिक को पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक, सरकार के समक्ष उनका पंजीकरण होना चाहिए कि वो किस उद्देश्य से कोई काम कर रहे हैं, कितने लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, किस प्रकार का काम या किस तरीके की फैक्ट्री वो संचालित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर रखता है, तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना होगा। यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर रखता है, तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना होगा। ठीक, उसके बाद में ये देखिएगा कि ये ठेका जो श्रम अधिनियम है, जो ठेका के बारे में जो कानून बना हो, वो कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है, कहाँ कहाँ पे उसके अपवाद हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में अपवाद या ऐसे क्षेत्र जहां ये कानून लागू नहीं होते, अपवाद या ऐसे क्षेत्र जहां ये कानून लागू नहीं होते। सबसे पहला है सीजनल वर्क या सीजनल वर्क या ऐसे क्षेत्र सीजनल वर्क या ऐसे क्षेत्र जहां एक वर्ष में 60 दिन से कम 60 दिन से कम एक वर्ष में 60 दिन से कम कार्य किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां सीजनल वर्क या एक वर्ष में 60 दिन से कम कार्य किया जाता है। सीजनल वर्क कहने का क्या मतलब है? सीजनल वर्क का मतलब है कि कोई ऐसे समय जब जैसे कि आपका मनरेगा सीजनल वर्क होता है। मनरेगा इसलिए सीजनल वर्क है क्योंकि किसान जो है वो अपने खेती बाड़ी से जब मुक्त होते हैं उस समय ही वो मनरेगा में काम करते हैं। ठीक है, मनरेगा लाने का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि सीजनल बेरोजगारी जो है उसको दूर किया जा सके। ठीक, सीजनल वर्क कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ ऐसे काम हैं जो कि एक नियत समय तक कुछ फिक्स टाइम तक किए जाते हैं। जैसे कि सपोज पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री है,
पटाखे की फैक्ट्री वैसे तो आजकल साल भर संचालित होती है, पर जब ऐसा समय रहा होगा जब केवल कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पे ही पटाखों की बिक्री होती हो, जैसे दिवाली के समय पर या न्यू ईयर के टाइम पे, ऐसे समय उनको ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है, बाकी टाइम पे लेबर फ्री हो जाते हैं या फिर कम मजदूर से उनका काम चल जाता है। ऐसे समय पे जो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं उनको अगर सपोर्ट करने के लिए सरकार कोई काम देती है, उसको कहा जाएगा सीजनल वर्क। ठीक, इसमें नोट कर लीजिएगा, सीजनल वर्क या कोई ऐसे काम जो कोई ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्ष में 60 दिन से कम मजदूरी काम मिलता है। सेकंड पॉइंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। इसके बारे में आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा या सुना होगा। इकोनॉमिक जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि समुद्र तट से लगे हुए जो शहर हैं जहां पे लगातार कार्गो शिप आते रहते हैं और यहाँ से कार्गो शिप जाते रहते हैं। ऐसे कुछ जगहों को सरकार SEZ के रूप में घोषित कर सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पे घोषित कर सकती है, और वहां पे सरकार के जो नॉर्मल कानून है वो लागू नहीं होते, वहां पे SEZ से संबंधित अलग कानून लागू होते हैं। ठीक, तो SEZ ऐसा क्षेत्र है जहां पे ठेका श्रम अधिनियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा काम, नेक्स्ट पॉइंट है ठेका श्रम कहां कहां पे लागू नहीं होता, उसमें थर्ड पॉइंट है कोई भी ऐसा काम जो साल में, जो एक साल में 120 दिन से कम किया गया हो। कोई भी ऐसा काम जो साल में 120 दिन से कम किया गया हो। ठीक, ये कुछ ऐसे अपवाद है जहां पे ठेका श्रम अधिनियम 1970 लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा इसी के अंदर, ठेका श्रम के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाएं। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाएं। ठीक, यहां पे इसको ध्यान से बस फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा और इसको नोट करते जाइएगा पॉइंट फॉर्म में। सबसे पहला है मजदूरों के, मजदूरों के 6 साल से छोटे बच्चों के लिए, मजदूरों के 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ठेकेदार द्वारा, ठेकेदार द्वारा कम से कम 2 कमरे की व्यवस्था, कम से कम 2 कमरे की व्यवस्था, ब्रैकेट में खेलने और सोने के लिए। 2 कमरे की व्यवस्था ब्रैकेट में खेलने और सोने के लिए। 2 कमरे की व्यवस्था ब्रैकेट में खेलने और सोने के लिए, एक कमरा खेलने के लिए और एक कमरा सोने के लिए की जानी चाहिए। 2 कमरे की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए पीने का साफ पानी, मजदूरों के लिए पीने का साफ पानी, कौमा पर्याप्त संख्या में शौचालय, पर्याप्त संख्या में शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं। ठीक, मजदूरों के लिए पीने का साफ पानी,
पर्याप्त संख्या में शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं देय होंगी। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं देय होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, 3 माह तक चलने वाले कार्य के लिए या काम में, 3 माह तक चलने वाले काम में आराम की सुविधाएं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा टेंडर अगर किसी ठेकेदार ने लिया है, प्रोजेक्ट लिया है, जो कि उसको पता है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग सकते हैं, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पे उसको लगता है कि 3 महीने से ज्यादा कोई प्रोजेक्ट चलने वाला है किसी जगह पे, तो उसी प्रोजेक्ट लोकेशन के आसपास उन्हें एक रूम या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहां पे श्रमिक आराम कर सकें। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियों के लिए अलग कमरे का प्रबंध। स्त्रियों के लिए अलग कमरे का प्रबंध। और एक लास्ट पॉइंट है, कोई ऐसा कार्य जो 6 माह तक चल सकता है। कोई ऐसा कार्य जो 6 माह तक चल सकता है और जहां 100 से ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं। दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य जो 6 माह तक चल सकता है और 100 से ज्यादा मजदूर कार्यरत हों, तो वहां पर भोजनालय का प्रबंध करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। भोजनालय का प्रबंध करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, ठेकेदार द्वारा मजदूरी भुगतान। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, ठेकेदार द्वारा मजदूरी भुगतान। ठेकेदार अपने श्रमिकों को मजदूरी देते समय क्या क्या बातें ध्यान रखेगा, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है, उसको बस नोट करते चलेंगे। सबसे पहला है, मजदूरी देना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार की जिम्मेदारी है, न कि मालिक। ठीक, हमने एक रिलेशन क्या देखा था, मालिक कोई ठेकेदार को हायर करेगा, ठेकेदार बहुत सारे मजदूरों को हायर करेगा। ऐसी स्थिति में जितने भी श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं उनको पे करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। उसके ऊपर उसको मालिक से पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी, या इससे संबंधित मुद्दे को अलग से कोर्ट में लेकर जाया जा सकता है, उसके लिए अलग प्रोविजंस हैं। पर फिलहाल जो मजदूर हैं उनको पे करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक माह कम से कम एक बार मजदूरी भुगतान किया जाना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार मजदूरी भुगतान किया जाना चाहिए। प्रश्न आपको पूछ सकता है कि केवल एक बार मजदूरी भुगतान किया जा सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे काम है जहां पे डेली पे किया जाता है, कुछ ऐसे काम है जहां वीकली पे किया जाता है, 2 वीक में पे किया सकता है, या मैक्सिमम 1 महीने में पे किया जाना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, श्रमिकों को
प्राप्त मजदूरी बिना कटौती के मिलनी चाहिए। श्रमिकों को प्राप्त मजदूरी बिना कटौती के मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी का भुगतान मालिक या उसके प्रतिनिधि के सामने मजदूरी का भुगतान मालिक या उसके प्रतिनिधि के सामने किया जाना चाहिए। मजदूरी का भुगतान मालिक या उसके प्रतिनिधि के सामने किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी की दर उस समय लागू न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए। मजदूरी की दर उस समय लागू न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, है ठेकेदार को कमीशन देना मालिक की जिम्मेदारी है। मालिक की जिम्मेदारी है और इसे मजदूरों के पारिश्रमिक से नहीं वसूला जाएगा। मजदूरों के पारिश्रमिक से नहीं वसूला जाएगा। इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर किसी तरीके का कमीशन फिक्स हुआ है मालिक और ठेकेदार के बीच में, तो उस कमीशन को पे करने के लिए मजदूरों की सैलरी में से कटौती नहीं की जाएगी। मजदूरों की सैलरी जो फिक्स की गई थी उतनी सैलरी मजदूरों को दी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ठेकेदार के द्वारा नियुक्त मजदूर ठेकेदार के द्वारा नियुक्त मजदूरों से उतने ही घंटे काम करवाया जाएगा जितना कि नियमित कर्मचारियों से। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि बीएसपी या कोई भी ऐसे फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाने जहां पे कोई एक स्पेशल टास्क किसी ठेकेदार को दे दिया जाता है और ठेकेदार मजदूर हायर करता है। आजकल के प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी ठेकेदार को देना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एक टाइम तक सारे कर्मचारी सरकार के होते थे। सरकार के कर्मचारी होने से सरकार पर लोड अतिरिक्त पड़ता है, क्योंकि उनको वेतन के अलावा वो सभी लाभ देने पड़ते हैं जो कि नियमित कर्मचारियों के दिए जाते हैं। जबकि ठेकेदार के द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं उसमें ठेकेदार के द्वारा जो लाए गए श्रमिक है उनको नियमित कर्मचारी को दिए जाने वाले लाभ जरूरी नहीं है कि दिए जाएं। ठीक है, सरकार उसके प्रोविजंस कर सकती है पर जरूरी नहीं है कि उन्हें वो सारे लाभ दिए जाएं। ठीक, तो इस तरीके से कर्मचारियों को दिए जाने वाला पैसा जो है वो बचता तो है, ठेकेदार के द्वारा जो लाए गए हैं उसको कर्मचारी को दिए जाने वाले सैलरी में से कई सारे खर्च बच जाते हैं,
इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनको जब वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स की जब बात होगी, भले ही उनको आर्थिक रूप से उनको उतना पैसा ना मिले जितना कि नियमित कर्मचारियों को, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वर्किंग आवर्स को लेके, वो फिक्स रहेगा, वो उतना ही होना चाहिए जितना कि रेगुलर कर्मचारियों को दिया जाता है। जितना समय तक रेगुलर कर्मचारी काम करते हैं उतने ही समय तक, जैसे कि सपोज 8 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है, तो ठेकेदार के द्वारा जो लाए गए श्रमिक है उनसे भी 8 घंटे का ही शिफ्ट लिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, ठेका श्रम अधिनियम की बात हो रही है, इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष की सजा, न्यूनतम 1 माह और अधिकतम 1 माह की सजा तथा जुर्माने के रूप में, न्यूनतम 6 माह और 1 माह की सजा तथा जुर्माने के रूप में 5 से 10,000 रुपए तक वसूला जा सकता है। जुर्माने के रूप में 5 से 10,000 रुपए तक वसूला जा सकता है। ठीक, ये सारे प्रोविजंस किससे संबंधित थे? मजदूरी से संबंधित थे, जो कि ठेकेदार द्वारा दी जाएगी। ठीक, इसके बाद में कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, इसको बस आप नोट करके लिखना शुरू कर लीजिए। कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, यह अधिनियम, यह अधिनियम सार्वजनिक, सार्वजनिक कौमा निजी तथा सरकार पर लागू होता है। यह अधिनियम सार्वजनिक कौमा निजी तथा सरकार पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठेकेदार पर, ठेकेदार पर लागू दायित्वों को, ठेकेदार पर लागू दायित्वों को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। ठेकेदार पर लागू दायित्वों को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स या कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसको लेकर के ये क्लेम किया जा सकता है ठेकेदार के द्वारा कि ये मेरे फ्रीडम का वायलेशन है, मेरे स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दायित्व है। उसके ऊपर दायित्व किसका है? इतने सारे श्रमिकों का दायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जिसमें 11 से 17, जिसमें 11 से 17
प्रतिनिधि होंगे, जिसमें 11 से 17 प्रतिनिधि होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा भी राज्य राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया जा सकता है, किंतु यहां सदस्यों की संख्या तय नहीं है। किंतु यहां सदस्यों की संख्या तय नहीं है। किंतु यहां सदस्यों की संख्या तय नहीं है। ठीक, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में 11 से 17 मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि राज्य में यह संख्या फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग राज्यों में वहां के सिचुएशंस के हिसाब से सदस्यों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक, चलिए आप लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, अगर आप लेना चाहें तो। 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे। जरूरत है कि अभी भी उतना ही जोश उम्मीद भरा हुआ है, ऊर्जा से संपन्न है? आप लोग को 10 की जगह 15 मिनट के ब्रेक की जरूरत है? ठीक है, 9:25 हुआ है। 9:40 पे शुरू करते हैं।